how to start. A good human being will always be a good judge. हमारा तबला तो गुदई महाराज बजा चुके हैं, अल्लाह रखा खां, जो जाकिर हुसैन जी के फादर। हमारा तानपुरा परवीन सुल्ताना बजा चुकी हैं। वाह वाह, माय लॉर्ड, आपसे बेहतर ये कौन बता साहिब। कम से कम एक्सपर्ट। हेलो फ्रेंड्स, भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट प्रेजेंट्स इन कॉन्वर्सेशन विद जूही शुक्ला में आपका स्वागत है। आइए आज आपको दुर्ग ले चलते हैं और मिलते हैं एक नेक दिल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज से, जो अपने जीवन को काफी जुडिशियस तरीके से जी रही है। मैं बात कर रही हूँ दुर्ग भिलाई की बहुत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित श्रीमती मैत्रेयी माथुर जी की। ऑनरेबल जज मैत्रेयी माथुर 1981 में जुडिशियल सर्विसेज में शामिल हुई और न्यायाधीश का पद संभाला और 37 सालों तक विभिन्न पदों में, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीबीआई केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स केसेस, ऑफेंसेस रिगार्डिंग एट्रोसिटीज, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस और प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम इत्यादि में कार्य करते हुए उन्होंने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पालन किया एवं तेज तर्रार अधिकारी के रूप में भूमिका निभाई। दुर्ग पोस्टिंग के दौरान वे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पद पर रहीं और रिटायरमेंट से पूर्व वे अध्यक्ष उपभोक्ता निवारण फोरम, प्रेसिडेंट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम के पद से सेवानिवृत्त हुई। 2018 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम में जज माथुर ने बतौर अध्यक्ष एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया, जिसमें देश के सर्वप्रथम सबसे ज्यादा एक ही दिन में 228 प्रकरणों का फैसला कर कीर्तिमान स्थापित किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम दुर्ग की अध्यक्ष पद पर रहते हुए तालपुरी हाउसिंग बोर्ड के सैकड़ों लोगों को राहत भी इन्होंने ही दिलाई है। बस्तर पोस्टिंग के दौरान उन्होंने घने वन क्षेत्रों में अर्जित कई आपराधिक मामलों को भी निपटाया। माथुर मैम वैदिक अध्ययन पर विश्व संघ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑन वैदिक स्टडीज की सदस्या भी रही। उन्होंने पौराणिक कथाओं पर कई लेख लिखे हैं। अपने छात्र जीवन के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व किया है। सेवानिवृत्ति के बाद जज साहिबा ने एक पहल नेकी की पाठशाला के साथ की, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क शिक्षित करने का फैसला किया। प्री प्राइमरी से 12वीं तक पीएससी, यूपीएससी और सिविल जज प्रवेश परीक्षा के 60 उम्मीदवारों को नेकी की पाठशाला द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा वे लायंस क्लब दुर्ग और इनर व्हील क्लब दुर्ग की सदस्या भी हैं, जिसके माध्यम से उन्हें हमेशा समाज की सेवा करने के लिए अवसर मिलते रहते हैं। ऑनरेबल जज माथुर भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की एडवाइजरी कमेटी की मेंबर भी हैं। आइए निमंत्रण देते हैं। योर ऑनर, वेलकम। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, आप कैसी हैं? बस बिल्कुल ठीक है, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है। योर ऑनर, ये जानने की इच्छा है कि आपके घर का माहौल कैसा रहा। आपके पिता और माता जी के बारे में कुछ बताइए। आई फील एक्सट्रीमली ट्रिमेंडसली लकी कि मैं ऐसे घर में जन्म ली जहां पर मेरे फादर, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे और बहुत सिद्धांत के थे। He was known for his sports, honesty, good administration and discipline, in the sense that discipline was to be followed in home also. बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत अच्छे क्लासिकल म्यूजिक में थे, बहुत अच्छा तबला बजाते थे, बहुत उनको नॉलेज बहुत थी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे, टाइम निकालते थे। मदर थी, वो भी बहुत एजुकेटेड थी। उस समय विदुषी होना वाज ए बिग थिंग। तो मदर विदुषी थी, क्लासिकल सिंगर थी। जब उस समय शायद इंडिया में एक ही म्यूजिक कॉलेज था लखनऊ में, वहां से मम्मी ने विशारद किया। मम्मी बताती थी तलत महमूद जी मम्मी से 1 साल जूनियर थे उस कॉलेज में। भोपाल में हम लोग जहाँ रहते थे तो टैगोर हॉल था, वहां बड़े बड़े कंसर्ट्स होते थे, उत्सव मनता था उस समय। अब तो सब भूल चुके हैं ये सब चीजें।
हाँ, अभी भारत तो भवन है उसके बदले में। हम लोग बिल्कुल पास में ही रहते थे। तो अच्छा। हमारा तबला तो गुदई महाराज बजा चुके हैं, अल्लाह रखा खां, ओहो। जो जाकिर हुसैन जी के फादर। हाँ हाँ। हमारा तानपुरा परवीन सुल्ताना बजा चुकी हैं। वाह वाह। हाँ, वाह। उस समय वैसा होता था कि हमारे हम्म। फादर के घर में सब आए और उसके बाद फिर टैगोर हॉल जाएं, वैसा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा समय, हम लोग का बहुत अच्छा समय निकला। आई कैन उसके इमेजिन। बाद हाँ, फिर बड़े ब्रदर थे, वो बहुत अच्छे से उन्होंने भी पढ़ा, या इससे बैंगलोर में से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आज यूएस में है वो ब्रदर। एक और मेरे मेडिकल कॉलेज में थे। थर्ड ब्रदर एमएस सिटी में थे। फादर की इच्छा थी कि बोले तुम कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार हो, तो फिर मैंने लॉ किया और फिर फादर की ट्रेनिंग में खूब अच्छी पढ़ाई भी हुई और फिर सिविल जज का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करी मैं। करेक्ट। एक आईएएस परिवार से यही उम्मीद की जाती है हिंदुस्तान में कि हाँ, सब बच्चे पढ़े लिखे, आदर्शवादी और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट थे माय फादर। वी हैव नेवर सीन द पावर ऑफ एन ऑफिसर। सब काम हम लोग अपने आप करते थे। सर्वेंट सब बाहर गार्डनिंग करो, हम लोग को अपने रूम खुद अरेंज करने पड़ते थे। फादर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे तब भी हम लोग टेम्पो में जाते थे। वी आर नॉट अलाउड टू यूज एनी गवर्नमेंट थिंग, यू नो। जब हम सर्विस में आए तब हमने देखा कि गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं, कार्बन पेपर्स होते हैं। We were not allowed to enter his office room. अच्छा। अपनी पढ़ाई करो, अपनी स्कॉलरशिप लो और पढ़ो। हाँ, वैसा हम लोग का एटमॉस्फियर था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि हम लोगों को उन्होंने इतना अच्छा एटमॉस्फियर दिया। करेक्ट। That is how we began towards our rather successful journey. करेक्ट। माय लॉर्ड, आपसे बेहतर ये कौन बता पाएगा कि भिलाई दुर्ग की छात्राओं को लीगल प्रोफेशन क्यों ज्वाइन करना चाहिए? गर्ल्स के लिए प्रोफेशन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत डिग्निफाइड है और फील्ड वर्क नहीं है। थोड़ा थोड़ा आजकल होने लगा है, लाइक कैंप्स लगाने पड़ते हैं, बट लुकिंग टू द अदर डिपार्टमेंट्स, ये वाला डिपार्टमेंट जो है इसमें आप विद इन द फ्रेमवर्क आप अपना डिसीजन लेते हो, है ना। और आपको कहीं इतना फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। प्लस आप बहुत सारे सोशल कॉजेस को लेकर चलते हैं। आजकल स्पेशल कोर्ट्स होने लगी हैं, बहुत सारी काउंसलिंग की फैसिलिटी हो गई है, बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें आप काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग के बहाने आप बहुत अच्छे से सोशल रिफॉर्मेशन करते हैं। जैसे फैमिली कोर्ट्स हैं, उसमें काउंसलिंग होती है। बहुत सारे मुद्दे हम लोग जो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए जरूरी है उसको डिस्कस करते हैं पार्टीज के साथ में, जिन कारणों से उनके डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरह से गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि आपको बाहर मूव ज्यादा नहीं करना पड़ता है और बहुत ही डिग्निफाइड वे में आप काम करते हैं और बहुत अच्छे सोच से आगे बढ़ सकते हैं। जज साहिबा, ये बताइए, आपने खेल के क्षेत्र में काफी महारत हासिल की है। नेशनल लेवल खिलाड़ी रहते हुए आपने अपने राज्य का नाम रोशन किया, तब मध्य प्रदेश था। तो खेल में रुचि कैसे पड़ी? और आपने जैसे अभी बताया आपके पापा भी खिलाड़ी रह चुके हैं, कई स्पोर्ट्स में थे। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स में आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है? मैं वॉलीबॉल में शुरू से थी, स्कूल से थी वॉलीबॉल, बैडमिंटन। जब एलिजिबल हुई, एज रहती है ना बिलियर्ड्स के लिए क्लब्स में, तो बिलियर्ड्स भी खेला आपने? बहुत खेले बिलियर्ड्स। ओहो, बहुत। हाँ, और क्रिकेट भी खेलते थे, बहुत बहुत अच्छा। क्रिकेट खेले हम लोग। हाँ, हमारे ब्रदर तो मैं कितने सारे स्पोर्ट्स में मैसूर स्टेट के चैंपियन रहे हैं। जब वो IISc बैंगलोर में पढ़ रहे थे, बहुत स्पोर्ट्स में हमारे सारे ब्रदर्स, हम लोग पूरा वी वर इनटू स्पोर्ट्स। हमारे फादर का कहना था खेलो और पढ़ो, दो चीज की अभी स्टेज है, उसको बहुत अच्छे से करो। तो हम लोग बहुत खेलते थे, हर गेम खेलते थे, मतलब बहुत अच्छा टाइम भी निकाल लेते थे खेलने के लिए। सही बात है, तब के जमाने में सोशल मीडिया वगैरह होता नहीं था, तो बच्चे जो है वो खेलते जरूर थे। और आजकल के बच्चे एक्सबॉक्स में चैंपियनशिप हासिल कर रहे हैं। फादर को बड़े बड़े घर मिलते थे, तो घर में भी प्ले ग्राउंड्स होते थे, तो बैडमिंटन कोर्ट भी बन जाता था, फिर वहीं क्रिकेट भी खेल लेते थे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी। योर लॉर्डशिप,
आपने कंज्यूमर फोरम प्रेसिडेंट के रूप में एक दिन में 228 केसेस सॉल्व करके एक रिकॉर्ड बनाया। इसके पीछे क्या मोटिवेशन था और आप इस मंच से व्यूअर से क्या कहना चाहेंगी? हर जज की ये कोशिश रहती है हाँ। कि वो हर केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करे। अच्छा। फिर क्या होता है ना कि आजकल लोगों में ये जो ज्यादा देखने में आया है कि कहीं भी पैसे लगाओ शायद ज्यादा मिले, तो इस तरह के फ्रॉड्स में जनता बहुत फंसती है। और हाँ। खासकर वो लोग जैसे इनोसेंट लोग हैं, जैसे कुछ साल पहले तक बीएसपी से जो रिटायर होते थे, वो जब अपॉइंट हुए होंगे तब इतनी एलिजिबिलिटी नहीं देखी जाती थी, तो बहुत सीधे साधे रहते थे। हाँ हाँ। तो जब वो रिटायर होते थे तो उनको बहुत पैसे मिलते थे। तो बहुत सारे जो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स वाले रहते हैं, उन लोग बोलते थे ये वन टाइम पेमेंट है, आपको जिंदगी भर पेंशन मिलती रहेगी। वो कुछ चिट ऐसे, फंड और किटी टाइप्स ना। हाँ। तो खूब जल्दी बातों में आ जाते थे। उन लोग सोचते थे कि वन टाइम पेमेंट है, क्योंकि पेंशनेबल जॉब नहीं होती बीएसपी की, तो उन लोग पैसा लगा देते थे और नेक्स्ट ईयर उनको फिर नोटिस मिल जाती थी कि उतना ही डिपॉजिट करिए। हाँ। तो वो कहाँ से करेंगे? करेक्ट। इसी तरह कई चिट फंड होते हैं कि उसमें ये जो लेबर क्लास है जमा करती रहती है, गांव वाले जमा करते रहते हैं और बाद में पता चला कि वो गायब हो गई कंपनी। तो जब आते हैं उन लोग अपने केस में, तो उनकी आंखें ऐसी रहती है ना कि हे भगवान, इनको कहाँ से क्या हो जो हम लोगों को हमारी मेहनत की कमाई वापस मिले। वो जब देखो तो फिर ऐसा लगता है कि इनके केसेस रात दिन एक करके निपटा दो। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, ये बहुत इनोसेंट लोग हैं, और इन लोगों का पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो उन लोग ने डिपॉजिट किया था मनी। फिर हम लोगों ने पूरे केसेस को एक साथ, पूरे स्टाफ रात दिन हम लोग काम किए उसमें, और फिर वी कुड मैनेज टू गिव फाइनल डिसीजन ऑन ऑल द केसेस इन वन डे। Wow, that is really good. Let me जैसे clap हम for लोग that. ने थैंक यू, जैसे हम लोग ने तालपुरी का भी ऐसे ही किया था। हाँ। हम लोग 50-50 केसेस पर डे करते थे, क्योंकि लोगों ने बहुत पैसा लगाया, बट उनको जो मकान मिले वो इतने खराब कंडीशन में थे कि उन लोग बड़े अपसेट हो गए थे। वैसे तो आजकल ये ऑनलाइन स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं, तो लोगों को हाँ, इससे भी बचना चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने केसेस बहुत ज्यादा मेहनत करके जल्दी जल्दी निपटाए। अच्छा, एक न्यायाधीश साहिबा से ये सवाल है कि न्यायाधीश के जीवन में कुछ, उनके जीवन के कुछ इनसाइट्स शेयर कीजिए। क्या इस सख्त एटीट्यूड के पीछे जो एक ह्यूमन है, उसके अंतर्मन में क्या चल रहा होता है? जब आप जजमेंट लिखते हैं तो क्या संवाद चल रहा होता है आपके अंदर? जब मैं 1981 में जॉब ज्वाइन करने का मेरा फर्स्ट डे था, तो हमारे फादर बोले देखो 3 चीजें याद रखना। एक तो ये कि कभी भी कोई टेम्पटेशन नहीं रखना, ये वैली इतनी स्लिपरी है कि वंस यू स्लिप अ बिट यू विल नेवर बी एबल टू कम आउट, तो उस दिन तुम रिजाइन कर देना। दूसरा बोले थे कभी किसी को जानबूझ के कुछ हानि मत पहुंचाना, you will be having such a pious responsibility। कोई चीज दिल पे ऐसा नहीं रखना कि कभी कभी होता है ना आर्ग्यूमेंट्स के समय, या यू फील बैड कि इसने ऐसा आर्ग्यू किया, या विटनेस कुछ एग्रेसिव हो जाता है, या विक्टिम एग्रेसिव हो जाता है। ये सब चीजें नहीं देखनी है आपको। जो रिकॉर्ड में आया है उसके बेसिस पे आपको ऑनेस्टली अपने डिसीजंस देने हैं। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। और तीसरा बोले थे कि यू विल बी हैविंग सो मच पावर, उसमें कभी फूल मत जाना। जो लॉयर है ही इज सो मच प्रिपेयर्ड विद द केस बिकॉज ही इज हैविंग ओनली वन केस बिफोर यू, while you have 200 cases in a day। लॉयर हमेशा मास्टरी करके आएंगे उस केस में। आपको यदि उन्होंने विद्वान न्यायाधीश बोल दिया तो उसका गलत अर्थ नहीं लेना। वो यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड द फाइल अ डे बिफोर एंड हैव इक्वल नॉलेज ऑफ द केस, देन यू शुड हियर द आर्ग्यूमेंट। बिना उसके आर्ग्यूमेंट मत सुनना। तो वो चीज हम हमेशा याद रखें, और ये चीज हर जज को भी ध्यान में रखना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी
हैप्पी टू से कि हमारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी बहुत अच्छा मेहनत करती है। तो फिर ये कहना चाहूंगी कि अ गुड ह्यूमन बीइंग विल ऑलवेज बी अ गुड जज। और जब आप सरल जिंदगी जिएंगे तो आप हमेशा अच्छे इंसान रहेंगे, और अच्छे इंसान रहेंगे तो अच्छे जज रहेंगे। आपने बहुत सही कहा। ये मेरे मन में यही चल रहा था, जैसे आपके पापा ने जो 3 पॉइंट्स बताए, उसमें वो हर समय एक इगोसेंट्रिक बॉडी को डिसॉल्व करने की बात कर रहे थे। और यही अध्यात्म भी जो है वो इसी दिशा में ले जाता है एक इंसान को अच्छा इंसान बनने के लिए। तो जज का अच्छा इंसान होना कितना अनिवार्य है। और जज हमेशा यदि सरल रहेगा, अच्छा हाँ। इंसान रहेगा तो किसी से नहीं डरेगा। करेक्ट। तो इसी के कंटिन्यूएशन में एक बात और बताइए कि आपके हिसाब से जो न्यायाधीश होता है उसके सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होने चाहिए एक अच्छे न्यायाधीश के? वही, he should be very dedicated, very honest, he should be leading a very simple life. एक अच्छा जज वही रहेगा जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है, बहुत मेहनती है और बहुत ऑनेस्ट है। वो तभी पॉसिबल होगा जब जज एक सरल जिंदगी जिएगा। एक अच्छा इंसान ही अच्छा जज बनेगा, और अच्छा इंसान तभी बनता है जब लाइफ में कोई स्ट्रेस ना रखे। मैत्री मैम, आप भिलाई दुर्ग में नेकी की पाठशाला जो है आपकी, उसको कई पुरस्कार और सम्मान से भी अलंकृत किया गया है। इसकी आपने कल्पना और निष्पादन कब और कैसे किया? अच्छा, ये तब हुआ जब मैं कंज्यूमर फोरम से रिटायर हुई। तो स्टाफ, एडवोकेट्स, मीडिया ने हमें बहुत अच्छी फेयरवेल पार्टी दी थी। तो जब हम घर लौटे तो माय कार वाज लोडेड विद फ्लावर्स एंड बुकेस। तो जब मैं रुकी तो बच्चियों की, इधर स्कूल की बच्चियों की छुट्टी हुई थी, तो लोग जा रहे थे। हमने सोचा इनको देंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ। तो हमने बच्चों से बोला, बच्चों फूल चाहिए हैं? तो बोलने अच्छा। लगे हाँ आंटी चाहिए। Okay. तो पूछे, आंटी आपकी कार में इतने सारे फूल और माला और बुकेस कैसे हैं? तो हमने बोला कि हम रिटायर हो गए। उनको बेचारों को रिटायर का मतलब नहीं मालूम था। हाँ। तो हमने बोला अब हमारी सर्विस खत्म हो गई है, अब हमको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो सबने सेलिब्रेट किया है। तो आंटी अब आप ऑफिस नहीं जाएंगी? हमने बोला नहीं। तो बोला आप हमको पढ़ाएंगी? अच्छा, बच्चों ने हाँ कहा? हाँ। तो हमने बोला चलो आ जाओ, कल 10 बजे आ जाना। तो मुझे लगा 3-4 बच्चे ही आएंगे। नेक्स्ट डे 34 बच्चे आ गए। अब मैं सोची इन बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी। तो हमने थोड़े दिन पहले साइड वाला घर ले लिया था, तो हमने वहां बैठाला, दरी वरी सब अरेंज किए। और मुझे लगा कि ये बच्चे तो ऐसे ही बेचारे, इनके पास कुछ नहीं है, अब इनको जमीन वमीन में बैठ के पढ़ाएंगे तो 1-2 दिन तो पढ़ाए। इस बीच हमने फिर बेंचेस और सब पूरा फर्नीचर अरेंज किया। और करते करते उस 2 हफ्ते में करीब 90 बच्चे आ गए। वाह, देखिए फिर हमने अपने मतलब आपने रिटायरमेंट बिल्कुल एंजॉय नहीं किया थोड़े भी दिन? नॉट डे। दैट्स गुड एक्चुअली। इन बच्चों ने मुझे इतनी हैप्पीनेस दी कि हम वो ब्रेक लेना भूल गए। तो फिर ये बच्चों को हमने चालू किया कि मतलब वो बिल्कुल स्लम एरिया के बच्चे थे ना, उनके साथ डील करना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, उनको मैनर्स सिखाना। तब हमने टीम बनाई। हमने बोला तुम लोग अपनी टीम बनाओ, अपनी पाठशाला खुद साफ रखोगे, सुंदर रखोगे। तो बच्चे इतने ज्यादा उसमें मगन हो गए कि उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए। तो एक ग्रुप था जो कि मॉनिटर करेगा कि सारे चप्पल जूते एक लाइन में रखें। आई एम सो हैप्पी टू से कि लोग आके देखते थे कि ये इतनी सारे चप्पल जूते एक लाइन में कैसे रखें, कोई भी टेढ़ा नहीं रहेगा। कोई बच्चे उन्होंने अपना क्लासरूम की डस्टिंग, है ना, रोज डेट लिखो ब्लैक बोर्ड पे। सबके अपने अपने ग्रुप बना लिए थे। हमने उनको क्ले पॉट्स ला के दिए, उसमें बच्चों ने अपने नाम लिखे कि अपना प्लांट खुद लगाओगे और उसकी केयर करोगे। संडे को हम सब बच्चों को लंच कराते थे, जस्ट टू टीच देम एटिकेट्स। तो शुरू में तो वो अपनी फ्री स्टाइल खाते थे।
फिर आवाज आती थी, मैम ये आवाज करके खा रहा है। शुरू में एटिकेट्स के ऊपर लेक्चर देती हूँ, उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। तो करते करते फिर यहाँ मिर्जा सर थे, वो संडे को आते थे, वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे। हाँ। मैं पूरे वीक पढ़ाती थी, जिससे उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो। हाँ। तो सम ऑफ द किड्स तो दे हैड स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। लवली, और लवली। उन लोग बोलते थे कि मैम, हमारी मैम बोलती है ग्रामर तुम पढ़ाओ स्कूल में। सो फिर हमारे फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छे थे। उनमें से एक थे, उन्होंने आर्मी में जो सेल्फ डिफेंस कुंफू सिखाते हैं, तो कुंफू सेल्फ डिफेंस सिखाया। हाँ। ऐसे करते करते हमारी डॉटर आती थी, वो बहुत अच्छी डांसर, तो कोरियोग्राफी करके बच्चों को कई गाने मिक्स करके आजकल जैसे सिखाते हैं ना, वैसा योगा सिखाना, प्राणायाम सिखाना। तो सवेरे 7 बजे बच्चे आ जाते थे योगा करने। मतलब वो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि जब हमारा इनर व्हील क्लब का एक फेयर हुआ था, अच्छा, हाँ। उसमें उन लोग ने स्टॉल लगाया था, तो अरे वाह। नोबडी कुड गेस ये स्लम एरिया के बच्चे हैं जिन्होंने चाट का वो लगाया। काउंटर सब लगाया। हैंड ग्लव्स पहन के, कोई भी चीज डायरेक्ट टच करके नहीं दे रहे थे। और How सबसे lovely. ज्यादा हाँ उनकी स्टॉल अर्न किया। चाट के बहुत स्टॉल की अच्छी। अर्निंग्स अच्छी होती है, बहुत अच्छा उन्होंने चूज हाँ, किया था। हाँ। हमारे बेटी की शादी हुई थी, तो संगीत के दिन इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस दिए हमारे बच्चों ने। हाउ स्वीट। पीपल वेर सो हैप्पी टू सी देम। लवली। तो ऐसे करते करते नेकी की पाठशाला, टाइमली हम टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं। उनको हमने डिक्शनरी देखना सिखाया। इतना अच्छा डिक्शनरी देखते हैं, जैसे सिस्टमैटिक देखनी चाहिए वैसी डिक्शनरी देखते हैं। एटलस पढ़ना सिखाया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, कोई भी प्लेस का नाम दे देंगे, वो तुरंत इंडेक्स देखेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पेज नंबर देख के ढूंढ के देंगे। आई मीन अनइमेजिनेबल। उनमें इतनी क्रिएटिविटी रहती है, इतनी चाहत रहती है कुछ चीज सीखने की, बिकॉज एट होम तो देयर एटमॉस्फेयर इज सो पैथेटिक कि वहां उनको कोई सपोर्ट नहीं है। हर एक इंसान को एक अच्छा माहौल चाहिए होता है, और अगर कोई उनके साथ समय स्पेंड कर दे तो इंसान की जिंदगी में ना जैसे जीवंतता आ जाती है। तो मुझे आपके चेहरे में भी वो एक स्माइल दिख रही है जो आप बच्चों के साथ काम करके महसूस करती हैं, है ना? पर ये है कि ये पैंडेमिक ने सब बिखेर दिया। हाँ। बच्चे टाइमली आते हैं, मैम आपकी याद आती है, आप कब अपना ये चालू करें? बेटा अभी रुक जाओ थोड़ा, सब अच्छा हाँ। समय आने दो, फिर चालू करेंगे। जज माथुर जी, आपसे ये बात पूछनी थी कि लोगों को एम्पावर या सशक्त बनाने के लिए एक न्यायाधीश के रूप में आप संदेश दीजिए। तो पहले आप नागरिकों को संदेश दीजिए। जुडिशरी पे आस्था रखिए। हर जज ये चाहता है कि व्यक्ति के साथ न्याय हो, और कोशिश यही रहती है कि हर केस को जल्दी निपटाया जाए। कभी कभी कुछ ऐसी अड़चने आती है कि टाइम लगता है, पर कोई जज ये चाहता नहीं है कि केस लंबा खींचे, और उनको हमेशा यही कोशिश रहती है कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। इसीलिए आजकल मीडिएशन सेंटर्स हो गए हैं, लोक अदालत हो गई हैं, जिसमें ट्रायल के पहले कोशिश की जाती है कि केस का निर्णय हो जाए। अच्छा, आप एज ए न्यायाधीश अपनी तरफ से उनको क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ को बहुत सिस्टमैटिक बनाइए। घर के काम करते, सब जिम्मेदारी निभाते, वो ये भूल जाती हैं कि थोड़ा सा टाइम उनको अपने लिए भी देना चाहिए। उनके लिए स्टडी टेबल रखो एक, उसमें अपना प्लानर रखो, अपना हेल्थ इश्यूज रखो कि आपको फिटनेस कैसी आनी चाहिए। थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर देना चाहिए। थोड़ी सी अवेयरनेस आनी चाहिए। जैसे कंज्यूमर फोरम एक्ट बहुत छोटा सा है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, तब ये नॉलेज आती है कि हम कोई भी अपने मेहनत का पैसा दे रहे हैं, कुछ चीज खरीद रहे हैं, उसकी रिसीट लो, उसकी वारंटी चेक करो। कभी कभी वारंटी दे दिए, लोग देखना भूल जाते हैं, अंदर शॉप की सील, सिग्नेचर, डेट नहीं होती है। ये सब चीजों में जब तक महिलाओं को जागृति नहीं आएगी, तब तक
हमेशा उनको असुरक्षित ही महसूस होगा। इसी में आप बता दीजिए एक कि महिला के जो कानून नए आए हैं, थोड़ी सी उसमें अवेयरनेस करा दीजिए महिलाओं को कि उनको अपने हक भी तो पता होने चाहिए। आजकल बहुत अच्छे से ये चीजें सामने आ गई हैं, कई तरह के एक्ट्स बन गए हैं और उनको समझाने के लिए जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, उन लोग भी कई प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, कई उन लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं। उन सब चीजों को महिलाओं को अटेंड करना चाहिए। जैसे लोक अदालत होती है, हमारे यहाँ भी कई वर्कशॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारे कैंप्स होते हैं, कैंप्स को जरूर अटेंड करना चाहिए। आजकल तो जजेस लोग खुद जाते हैं और वहां पर तरह तरह के टॉपिक्स पे स्पीचेस देते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, इनको अटेंड करना चाहिए। साथ में वही है, जो स्टडी टेबल रहेगी तो लोगों की इच्छा करेगी, आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, उसको पढ़ना चाहिए। जितने ऑफेंसेस हैं उनके बारे में, उनसे आपको कैसे सतर्क रहना है, क्या आपके पास उसकी रेमेडीज हैं। साथ में ये है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो गया है तो उसको घर तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसके बारे में सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लेंट बहुत सारे एनजीओज हो गए हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। आई मीन दे शुड नॉट फील हेजिटेंट इन डिस्क्लोजिंग देयर एगोनी। इसके लिए महिला थाने में परामर्श केंद्र हो गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी लर्नेड लेडीज हैं जो कि काउंसलर का काम करती हैं। इन सब चीजों की अवेयरनेस आएगी तो फिर लेडीज को सेफ लगता है। अच्छा, और आप एज अ न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी, मेरे हिसाब से तो हर जज बहुत लर्नेड है, क्योंकि इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आते हैं, फिर इतनी सारी ट्रेनिंग लेते हैं। फिर भी जो मेरे फादर ने कहा था कि when you come back after court hours, then you should be able to see your third button with happiness and dignity. In third button मतलब you should speak to your heart. कि आज आपने जानबूझ के कुछ गलत तो नहीं किया, जो आपने जानबूझ के गलत नहीं किया तो you'll have a sound sleep. और अपनी फाइल्स को एक दिन पहले जरूर पढ़िए, आर्ग्यूमेंट सुनने के पहले फाइल से जरूर उसके फैक्ट से एक्लिमेटाइज्ड रहिए। और बहुत सब जजेस बहुत मेहनत करते हैं, तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जज माथुर साहब, अब हम अंतिम चरण में आ गए हैं, तो रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेला जाएगा। गुस्ताखी पहले से ही माफी मांग लेती हूँ मैं कि अगर कुछ गलती हो तो जज महोदय माफ कर दीजिएगा। अच्छा, इतने सालों के अनुभव से आप इंसान को पहचानने का कोई तरीका बताइए। एक इंसान जो बहुत सरल तरीके से अपनी बात करेगा वो बिल्कुल सही रहेगा। फिर इतने दिन के एक्सपीरियंस से समझ में आ जाता है कौन सही है कौन गलत है। जो इंसान सरल है वो सरलता ही से बात करेगा, वो कनेक्ट हो जाता है। सरल इंसान ज्यादातर लोगों को पसंद आ जाता है ना? हाँ जी। हम लोग जब आपस में आम जनता बातें करती हमेशा कहते हैं प्लीज डोंट जज मी, प्लीज डोंट जज मी। तो आपको कोई ऐसा कहता है तो आपको कैसा लगता है? हाँ, इसीलिए तो हम लोग काला कोट पहनते किसी की बात चुभती नहीं है और हम लोग निडर रहते हैं। जो बोलता है व्हेन आई एम राइट दैट मींस आई एम राइट, दूसरा जो बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप एक बात बताइए, जब प्रोफेशंस होते हैं वो ज्यादातर इंसान का बिहेवियर चेंज कर देते हैं, तो एक कोई खास आदत जो ज्यादातर जज लोगों में पाई जाती है? वो तो आपको दिख ही रही होगी कि ना बात करने की आदत छूट जाती है। हम लोग तो जजमेंट देने की आदत रहती है। वी हैव टू कीप आवर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड माउथ शट।
जितना कम बोले उतना अच्छा है, क्योंकि कुछ बोलना आइदर पार्टी को कुछ लग सकता है, तो हम लोगों के एक एक शब्द जो रहते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, इसलिए हम लोगों के बोलने की आदत कम हो जाती है, सुनने की ज्यादा हो जाती है। अच्छा। तो एक बात बताइए, इसी में मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे वकीलों के घरों में जो बच्चे पलते हैं, उनकी परवरिश तो वाद विवाद में होती है, और जजेस की आदत होती है ऑर्डर ऑर्डर करने की। तो आप लोग बच्चों की, आपके बच्चों का क्या अनुभव रहा? आप ऑर्डर देने वाला जज हैं कि रोल क्या चेंज? हुआ ना, जो मैंने अपने फादर के समय देखा, और फिर बच्चे तो हमने भी वही सिखाया कि अपना काम खुद करिए, एंड डोंट इंडल्ज इन दिस काइंड ऑफ लाइक पावर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर। हाँ। हमने कभी ये ट्रेनिंग नहीं दी, सब बच्चे अपना अपना काम करे हैं। इसी कारण से बच्चे, जो बेटा मेरा यूएस में है, बेटी बैंगलोर में, तो उनको अपनी लाइफ में कोई ऐसी अड़चन नहीं आती है, सब काम क्योंकि अपने आप सब कर काम लेते अपने हैं। आप किए। हाँ। तो आप जो है मैत्री मैम, आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है? दिन भर यदि कोर्ट में काम करोगे हम्म, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्टेनो आना है और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है, तो बहुत तो जल्दी उठना हम पड़ता लोगों होगा। को फाइल रात को पढ़नी है और सवेरे उठ के डिक्टेशन देना है। हम्म। अभी क्या आपको पसंद है? अभी की लाइफ थोड़ी सी अलग हो गई है। यूएस टाइम से बेटे से बात करती हूँ। ब्रदर मेरे यूएस में है, रिलेटिव्स अच्छा। यूएस में है, तो रात हो जाती है। हाँ। सवेरे 7 बजे बच्चे योगा के लिए आ जाते थे, तो मैम तो होना ही। सो आई एम बिजियर देन एवर आई वाज, आई थिंक। आई थिंक सो। अच्छा, एक न्यायाधीश होने के नाते एक व्यक्ति के रूप में कुछ नुकसान होता है क्या? हाँ, सोचे तो, पर हम यही सोच के तो जॉब एंटर किए कि हम सोशली बड़े रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे। हाँ। आप सबसे मिल नहीं सकते, नहीं मिलना चाहिए रादर। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके हिसाब से विच इज द बेस्ट बुक इन लॉ विच वन शुड रीड? बच्चों को तो सबसे पहले क्विंटिनियल डाइजेस्ट या लीगल ग्लॉसरी, लीगल डिक्शनरी, उसको जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए और यू राइट इन इंग्लिश। द लैंग्वेज शुड बी वेरी गुड, इट शुड रिफ्लेक्ट एज ए जज, आप जजमेंट लिख रहे हैं, जब कोई जजमेंट पढ़े तो उसको ये लगे कि हाँ कोई एमिनेंट जूरिस्ट की लैंग्वेज है ये। और आम जनता के लिए कोई किताब रेकमेंड करना चाहेंगी? इतने सारे आजकल टेक्निकल गैजेट्स आ गए हैं, है ना, इतनी सारी फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, इन सब के बारे में बेयर एक्ट्स हैं, वो बेयर एक्ट्स लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, तब लोग दूसरों की बातों में नहीं आएंगे। जैसे LIC वगैरह के इंश्योरेंस के एजेंट्स रहते हैं, वो जो बोलते हैं, तो सबको यदि कोई सी पॉलिसी लेना है तो दे शुड फर्स्ट आस्क स्कीम नंबर व्हाट। करेक्ट। हु इज योर फेवरेट सुप्रीम कोर्ट जज until now? हम लोग जब नए नए आए थे तो हमारे फादर हमको जस्टिस कृष्णा अय्यर के जजमेंट्स बहुत पढ़ाते थे कि रीड हिज लैंग्वेज, unless you read 4 times you won't be able to understand it. पहले का क्या सिस्टम था कि लैंग्वेज शुड बी वेरी concise and precise, कि 100 sentences को you can reduce in writing in 10 sentences if you are well read with subject. Absolutely. People take so much of time to explain themselves in so many words. स्पेशली कई लोग तो कहानियां लिख देते हैं बड़ी बड़ी, हमें तो समझ ही नहीं आता कि इतना क्या लिखने को है इसमें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम जो पार्टी अपना जजमेंट पढ़ेगी वो तो परेशान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लैंग्वेज जजमेंट से जजमेंट शुड बी वेरी कोंसाइज एंड प्रिसाइज, और वो हम उन्हीं के जजमेंट्स को पढ़ते थे, तब समझ में आता था कि टू द पॉइंट जजमेंट कैसे लिखना चाहिए। आपको भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कुछ कहना है? आई एम सो लकी दैट आई एम कनेक्टेड विद दिस ट्रस्ट, और इतना अच्छा इन्होंने एक जो फील्ड लिया है, जो कि मैं नेकी की पाठशाला खोल के देखी कि हम तो छोटे से स्केल में करते हैं, बट भिलाई चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं उन लोग कि एवरी अदर पर्सन शुड गेट टू नो अबाउट इट। और जितने बच्चे डिप्राइव्ड हैं
उनको कनेक्ट करें। इतने अच्छे अच्छे बच्चे आपके यहाँ से निकले, हम जो फेसबुक में देखते थे, कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने एक्टिव हम होते कि हम जाके और फिजिकली उन बच्चों से मिल सकते, पर वो पॉसिबल होता नहीं है। तो आपका तो ट्रस्ट इज डूइंग वंडर्स, बहुत अच्छा कर रहा है। एंड यही तो आजकल की डिमांड है कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, उनको आगे लाना। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। जज माथुर, आपके समय के लिए और इनसाइट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका ये समय हमें आई एम ऑनर्ड एंड आई एम सो मच थैंकफुल। कभी मेरा मैत्री की नेकी की पाठशाला का फेसबुक पेज देखिए, तो हम सब आपस में कनेक्ट होके एक जो समाज को आगे बढ़ाने का काम है वो बहुत अच्छे से करेंगे, जो कि आप लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता रहना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप लोग बिना किसी एक्सपेक्टेशन के जो बच्चों के लिए कर रहे हैं वो बहुत कम लोग करते हैं। इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को आशीर्वाद देती हूँ कि आप लोग आगे भी बहुत अच्छा वर्क करें। दोस्तों, उम्मीद है आज का संवाद आपको पसंद आया होगा। भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ने के लिए हमें लिखें, और अगर आपको नेकी की पाठशाला के साथ मदद करनी है तो दुर्ग भिलाई में लोग जो उपस्थित हैं वो मैत्री मैम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारे वीडियो को अपने फैमिली से शेयर कीजिए, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।